आपकी रिटर्न जर्नी का एक छोटा सा ब्रीफ दे दीजिए कि आपने किस तरह से अपना रिटर्न क्लियर करा था। Okay, so in Centurion only I joined a 6-month course for written preparation. तो written preparation में हमारे बहुत सारे टीचर्स थे, they helped us throughout. सैटरडे को हर सैटरडे मॉक टेस्ट होता है, ये आप लोग को भी पता है आई गेस। तो मॉक टेस्ट के थ्रू आई यूज़ टू एनालाइज कि मेरे मार्क्स अगर कम आ रहे हैं किसी पोर्शन में तो क्यों आ रहे हैं, तो उसके थ्रू आई यूज़ टू एनालाइज। एंड मैथ्स में भी स्पेसिफिकली आई फोकस्ड ऑन मैथ्स, क्योंकि बेसिकली सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करना ही है रिटर्न के लिए, मैथ्स का 75 मार्क्स का जो सेक्शनल कट ऑफ होता है। तो आई फोकस्ड ऑन मैथ्स मैथमेटिक्स सेक्शन मोर, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई फोकस्ड ऑन इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, और न्यूज़पेपर अगर नहीं हो पाता है तो बुक्स पढ़िए जो भी आपको जॉनरा पसंद आता है। इट्स नॉट स्पेसिफिकली कि आपको सेल्फ हेल्प बुक ही पढ़नी है या कोई ऐसा स्पेसिफिक जॉनरा पढ़ना है, आर्मी रिलेटेड पढ़ना है। आपको जो पसंद आता है वो पढ़िए और उसके थ्रू अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज़ करिए, क्योंकि GAT के सेक्शन में 200 मार्क्स का इंग्लिश रहता है। तो उस 200 मार्क्स को अगर आप कवर कर लेते हैं तो फिर बाकी के जो सेक्शंस है, आप लोग मोस्टली अगर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, तो साइंस का सेक्शन कवर हो जाता है, और या तो आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आर्ट्स का सेक्शन अपने हिसाब से इंटरेस्ट के हिसाब से कवर हो जाता है। तो मेरा इंटरेस्ट मोस्टली साइंस में था, तो मैंने साइंस के पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करा, और हिस्ट्री ज्योग्राफी को मैंने सेकेंडरी रखा, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अब जिसका जो सब्जेक्ट है और जिसका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको पता है कि वेटेज कितना रहता है हर सब्जेक्ट का, तो आप उस हिसाब से एनालाइज करिए और मॉक टेस्ट में उस हिसाब से परफॉर्म करिए। क्योंकि जो सेंचुरियन का मॉक टेस्ट होता है और जो एक्चुअल पेपर होता है, मोस्टली आई हैव सीन दैट इट इज़ सेम। मैथ्स का भी लेवल सेम आता है, बल्कि सेंचुरियन में हमें टफ ही कराया जाता है, वहाँ पे जाके आपको लगेगा ये इजी है। तो ऐसी ही मेरी रिटर्न की जर्नी रही है, और मैंने मतलब मॉक टेस्ट के बेसिस पे और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, नोट्स मैंने खुद के बनाए। इवन दो दे प्रोवाइड यू नोट्स, क्लास में टीचर्स सारे प्रोवाइड करते हैं नोट्स, बट अपने नोट्स आप खुद बनाओगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में वही काम आता है, आपको भी पता है। तो रिटर्न की जर्नी मेरी बहुत अच्छी थी, मैंने इन्जॉय भी करा है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने सिर्फ पढ़ा है, मैंने इन्जॉय भी अच्छे से करा है, मैंने चिल भी किया है, और फिर उसके बाद मैंने काम माइंड से अपना रिटर्न दिया है। तो दैट हेल्प्स यू इन क्लियरिंग इट। मेरा नाम सिखा है। दीदी मेरी क्वेरी ये थी कि अभी हम सभी इधर जो है 11th में हैं, और हमारा इसी साल सितंबर में ही हमारा एग्ज़ाम भी है, एंड वी ऑल्सो हैव आवर 12th। सो दीदी my question is, how can we manage both 12th and NDA exam? How can we prepare for both of them? We have our boards also. The NDA paper will be objective one, and the boards paper will be in subjective manner. So how did you manage that? Can you please? Okay, so firstly तो मैंने NDA का पेपर अपनी 12th क्लियर करने के बाद दिया था, तो इसका बेटर आइडिया वैसे मुझे नहीं होगा, बट स्टिल मैं बता सकती हूँ कि आपके जो बोर्ड्स के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ्स है, मैथ्स आप पढ़ोगे ही बोर्ड के लिए भी, तो जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आप मैथ्स सब्जेक्टिव वे में ही पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे जाके जब आप सॉल्यूशन करेंगे, जो टिप्स और ट्रिक्स होती है वो इतना काम नहीं आती है, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो काम आते हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, NCERT प्रैक्टिस करिए। ये सब लोग बोलते हैं कि NCERT प्रैक्टिस करिए, एंड इट इज़ एक्चुअली ट्रू कि अगर आप NCERT प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के लिए, इट विल हेल्प अ लॉट। इस बार मेरे भी मैथ्स में पहले मेरे मैथ्स में कट ऑफ क्लियर नहीं होती थी, मैंने जब अपीयरिंग में दिया था, बट जब इस बार मैंने मैथ्स का पेपर दिया, द स्कोर वॉज वेरी गुड। सो इट हेल्प्स टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। अगर आप ट्रिक्स के पीछे भागेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे ये सोच के कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो दैट वोंट हेल्प दैट मच इन द एक्चुअल पेपर। ऑफकोर्स टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो इशू, बट टाइम मैनेजमेंट हो जाता है अगर आपको पता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और आपको पता है कि कौन से टॉपिक ज़्यादा वेटेज के हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी के GS के सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश आई गेस बोर्ड्स में भी इंग्लिश हर स्ट्रीम में इंग्लिश रहती है, सो फोकस ऑन इंग्लिश मोर। एंड अदर देन दैट साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस में फोकस कीजिए, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं तो आर्ट्स में फोकस कीजिए। अपना बोर्ड्स को मेन फोकस बना के NDA को साथ साथ में करती रहिए, और इट वॉन्ट क्रिएट अ इशू ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आपको गोल क्लियर है तो मैनेजमेंट ऑब्वियसली हो जाता है साथ साथ में। तो अपना जो मेन प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो आपका मेन रहता है, जिसकी बायो है वो बायो भी पढ़िए, वेटेज के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए कि किस में कितना पढ़ना है। ऑब्वियसली बोर्ड्स के लिए तो सब कुछ पढ़ना ही है आपको, तो बस मतलब ऐसे ही अपना बोर्ड्स और ये सब मैनेज करिए, सब्जेक्टिव के हिसाब से ही चलिए, ऑब्जेक्टिव को माइंड पे लेके मत चलिए, टिप्स और ट्रिक्स के पीछे ज़्यादा मत भागो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। Didi, congratulations for your success. Thank you so much. I want to know that as we all know that we are preparing for NDA, and all are suffering from this journey. But during this preparation, after a good preparation, also when we go for first attempt, when we will go for our allotted center, but on that day, I think all individual have some nervousness. I want to know that are you
are you feeling from that nervousness? If that nervousness was not impact you, then what are the various aspects which help you to being calm? As you said that you had gone for you was gone calmly in your examination. What are the I want to know that what are the various aspects which help you to go calmly in the first attempt? Okay, so my first attempt was the NDA 1 2024. I had just given the examination of 12th standard and I was appearing for that exam. So I did not clear in my first attempt, and maybe it was because I did not focus on the GS portion more. I did my maths section according to the boards. So basically it was in the first attempt I was not nervous because I had known that मैंने पढ़ लिया, अब जितना पढ़ लिया. और सेकंड अटेम्प्ट में भी जिसमें मैंने क्लियर करा, इसमें भी मेरे को ये था कि कोचिंग अच्छे से करिए, सब पढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. तो अब अगर जो प्रीवियस नाइट होती है उसमें आप अच्छे से नींद लीजिए और कामली जाके पेपर दीजिए. और जब पेपर हाथ में आता है ना, तब ये मत सोचो कि मैंने कम पढ़ा है या मैंने अच्छे से अभी नहीं पढ़ा है, मेरा कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए. अब ये सोचो कि मैंने जितना पढ़ा है वो मेरे को इस शीट में मार्क करना है, OMR शीट में मार्क करना है. क्योंकि अगर आप उसी की टेंशन लेकर रात भर सोओगे नहीं और वहाँ पे जब पेपर देने जाओगे तब भी आप टेंशन में ही रहोगे, नर्वस रहोगे, सो इट वुड डेफिनेटली इम्पैक्ट योर पेपर. तो बस आप काम रहिए कि अब मैंने जितना पढ़ लिया, अब मेरे को एग्ज़ाम में अच्छे से करके आना है. तो उसी टेंशन में आपका फिर टाइम मैनेजमेंट भी ख़राब होता है जब आप नर्वस रहते हैं. तो जब आप पेपर देने जा रहे हैं ये सोचिए कि मैंने कितनी मेहनत करी है. बाहर मेरे पापा खड़े हैं या मम्मी खड़ी है तो वो भी वेट कर रहे हैं कि पेपर अच्छा गया, ऐसा बोले बच्चा बाहर आके. सो कीप दैट इन योर बैक ऑफ योर माइंड, और वो प्रेशराइज मत होने दीजिए उस चीज़ को अपने माइंड पे रख के. सो मेक दैट योर फोकस एंड दैट द एम ऑफ योर लाइफ कि अब मुझे आगे बढ़ जाना है. रिटर्न इज़ जस्ट अ स्मॉल स्टेप, उसके बाद SSB है, आगे जाके एक्साइटिंग चीज़ें करनी है, एक्सप्लोर करना है. तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखिए और बस फिर आपका रिटर्न अच्छा ही जाएगा. So Jai Hind Didi, congratulations for your recommendation. My name is Aryan Rana and I'm from 11th Foundation DGS batch and I belong to Himachal Pradesh. My question is that during your preparation you focus more on current affairs, or like you did current affairs daily or weekly, or what else, and did you focus more on current affairs or other subjects also? सो करेंट अफेयर्स का वेटेज आपको भी पता है 10 क्वेश्चन का वेटेज है मैक्सिमम, और उसमें भी ये रहता है कि 6 महीने का पूरा स्पैन है, इतने करेंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं. तो ऑब्वियसली आप सारा तो नहीं कवर कर सकते, बट करेंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर पढ़ना, हाउ डज इट हेल्प यू? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग योर बिल्डिंग योर इंग्लिश एंड वोकैबलरी, और उसके साथ साथ आपका करेंट अफेयर्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो कि आगे जाके SSB में भी काफ़ी हेल्प करता है. तो अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि ये करेंट अफेयर्स मेरे को रटनी नहीं है सिर्फ रिटन पेपर के लिए, ये सोच के पढ़ेंगे कि ये मेरे को किस किस एरिया में इंप्रूव करवा रहा है, वो कैब बिल्डिंग हो रही है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होती है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नए नए वर्ड्स आपके वोकैबलरी में ऐड होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होता है. उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि नेशनल इंटरनेशनल क्या क्या नए इशूज़ चल रहे हैं, ठीक है. और रिटन में इट इज़ जस्ट लिमिटेड टू अ वेटेज ऑफ 10 मार्क्स. तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे के ज़्यादा और सब्जेक्ट्स को अगर आप इंपॉर्टेंस देंगे दैट विल बी मोर बेटर. और जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसको रिटन की वेटेज के हिसाब से पढ़िए. ये मैं और लोगों को भी बोलती हूँ कि वेटेज के हिसाब से आप पढ़ोगे तो उस हिसाब से मैटर करेगा, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री का वेटेज कम है और ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा है. तो आप वेटेज के हिसाब से पढ़ो, और साइंस का वेटेज ज़्यादा है तो साइंस को भी उस हिसाब से पढ़ो. इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है तो करंट अफेयर्स विल हेल्प यू इन इंग्लिश. सो बेसिकली रेसिप्रोकेट हो रहा है आपका करंट अफेयर्स पढ़ना इंग्लिश में, तो दैट हेल्प्स यू. बट करंट अफेयर्स को ज़्यादा वेटेज मत दो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो. करंट अफेयर्स पढ़ो पर इस माइंडसेट से पढ़ो कि ये मेरे को SSB में हेल्प करेगा, ये मेरे को नेशनल इंटरनेशनल चीज़ों में हेल्प करेगा और इंग्लिश बिल्डिंग में हेल्प करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मैम. माई सेल्फ स्पर्श गौतम फ्रॉम सेंचुरी रेजिडेंशियल बैच. करंटली आई एम इन 11th क्लास एंड आई वॉन्ट टू नो, कुड यू प्लीज मैंशन द 3 things you have learned from your journey till 12th, from 12th to the selection. Okay. So the 3 things that I've learned from after 12th, I joined the batch here in for the written preparation. So यहाँ पे क्या चीज़ मैंने लर्न करी कि हम अपने क्लासमेट्स के साथ कैसे रहना है, टीम वर्क कैसे करना है. बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ एकेडमी में, तो वो सब चीज़ें पहले से ही आ गई थी जो कि आपको SSB में भी हेल्प करती है कि टीम वर्क, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें. और SSB बैच में भी मैंने ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से सीखी है. यहाँ GTO ग्राउंड में आप बैठे हैं, यहाँ पे GTO ग्राउंड में जो टीम वर्क आपको लगता है, कोऑपरेशन लगता है, और साथ साथ में बैठ के जब आप बैठते हो अपने ग्रुप के साथ, देन यू टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल थिंग्स, यू टॉक अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द नेशन, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री. ये सब चीज़ें आपकी बातों में आ जाती है. मोस्टली इन स्कूल फ्रेंड्स के साथ ये सब बातें नहीं होती है,
बट यहाँ पे क्योंकि हमें पता है वी हैव द सेम एम, वी हैव द सेम गोल, तो हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि NDA के बारे में आपको क्या पता है। हम जब नॉर्मली SSB में भी व्हेन आई वेंट एंड वी यूज्ड टू सिट इन द लॉबी आफ्टर ऑल आवर टास्क वर कंप्लीट एट द इवनिंग, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द नेशन एंड जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उसमें नया क्या हो रहा है। सो दीज थिंग्स दैट आई लर्न कि अपनी नॉर्मल लाइफ से जो नॉर्मल हमारी सिविलियन लाइफ होती है और हम जब आर्मी के लिए एम कर रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लिए एम कर रहे हैं, सो दिस इज़ द ग्रेजुअल चेंज दैट you see in you. You learn teamwork, you learn cooperation, you learn to talk about intellectual things, you learn to talk about studies only and also games also. So that is what I learned. Also I learned many sports, different sports here. When I come, I played volleyball. Volleyball I used to play from earlier only, but I learned to play tennis. I learned to play badminton here also. So these are few things that I've learned. पहले तो congratulations. I am Kripar of 11th Foundation DGS. I belong from Gujarat. पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि हम सब यहाँ मेरे जैसे मैं एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, तो मेरे जैसे बहुत एक्सपीरियंस है। तो ऐसे SSB में कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है जो हमें एयरफोर्स के लिए मदद कर सके फ्लाइंग ब्रांच के लिए? ओके सो आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर फ्लाइंग ब्रांच ऑफ एयरफोर्स ओनली। तो SSB में एक्चुअली कोई ऐसे तुम्हें पिन पॉइंट करके नहीं पूछता है कि तुम्हें क्या पता है एयरफोर्स के बारे में। इट इज़ योर ओन मोटिवेशन जो तुम्हें लर्न करना है उस चीज़ के बारे में। अब मेरे को एयरफोर्स में जाना है तो मैंने उस चीज़ के बारे में रिसर्च करी कि क्या होता है, क्या सब चीज़ें, कौन से जेट्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं। तो इंटरव्यू में भी इट हेल्प्स बिकॉज यू हैव योर ओन मोटिवेशन एंड यू लर्नड अबाउट इट। सो इंटरव्यू हिमसेल्फ आस्क्ड यू कि कौन सा फाइटर जेट उड़ाना है, क्यों उड़ाना है। सो यू हैव रिसर्च अबाउट इट क्योंकि तुम्हारा खुद का मोटिवेशन है, क्योंकि तुम्हें सुखोई उड़ाना है या तुम्हें राफेल उड़ाना है, राइट। तो ये तुम्हारा अपना मोटिवेशन, इट रिफ्लेक्ट्स योर ओन मोटिवेशन कि कितना मोटिवेशन है। नॉट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं पढ़ना होता है कि SSB है तो मेरे को पढ़ना है, रिटर्न है तो मेरे को ये पढ़ना है। यू हैव टू रिफ्लेक्ट योर ओन मोटिवेशन कि तुम्हें कितना मोटिवेशन है उस चीज़ पे जाने के लिए, उस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए। अब मेरे को NDA जाना है तो मुझे पता है कि NDA में कितने स्क्वाड्रन्स हैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उस लिस्ट में से मेरे को कौन से स्क्वाड्रन में जाना है, या ये मोटिवेशन होता है, राइट। तुम्हें एयरफोर्स जाना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि एयरफोर्स अकेडमी है कहाँ पे, इट इज़ इन डुंडीगुल हैदराबाद, राइट। सो दिस इज़ योर ओन मोटिवेशन, इट रिफ्लेक्ट्स योर ओन मोटिवेशन। नोबडी इन द SSB आस्क्स यू डायरेक्टली कि बताओ मुझे एयरफोर्स के बारे में तुम्हें क्या पता है, राइट। सो यू शुड नो इट फ्रॉम योर विद इन ओनली इफ़ यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस, राइट। माय नेम इज़ स्नेहा, आई एम फ्रॉम सेंचुरियन DGS बैच। दीदी मेरा सवाल ये था कि हम अपने स्टेज फियर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? मतलब हाँ, जनरली मतलब जब SSB में भी होता है, लेक्चरेट वगैरह होता है या फिर आपको सबके सामने जाके बोलना होता है, तो उस टाइम पे मैं ये डिफ़िकल्टी फेस करती हूँ कि मैं बोल नहीं पाती या फिर शिवरिंग होती है वगैरह। इन सब चीज़ों से ओवरकम कैसे करें? ओके सो अभी आप लोग रिटर्न बैच में हैं एंड यू गाइज आर लिविंग इन हॉस्टल, राइट। सो हॉस्टल में अपने जो बैच है या फिर अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ खड़े होकर बोलो SSB में आई जॉइन द हॉस्टल for the preparation of better SSB preparation. So I joined the hostel and hostel में शाम को जब we used to be free, we used to sit together and एक टॉपिक जो नेशनल का चल रहा है हम बोलते थे कि खड़े होके बोलो, क्योंकि SSB के प्रिपरेशन के दौरान हमारा लेक्चरेट GD ये सब ऑल्टरनेटिवली चलता रहता था कोचिंग में। सो वहाँ पे ये चीज़ वहाँ पे जाके ऐसा डर ना लगे, इस चीज़ के लिए हम वहीं पे प्रैक्टिस कर लेते थे, क्योंकि ऑब्वियसली द सेम बैच इज़ देयर इन कोचिंग ऑल्सो। सो हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़, हमें एक दूसरे की कमियां भी पता चलती थी, हम एक दूसरे को ऑनेस्टली बताते भी थे कि तुम क्या कर रहे हो, आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो या ऐसी चीज़ें। सो फ्रेंड्स में ये सब इजीली हो जाता है, बट जब टीचर्स बैठते हैं सामने, सो टीचर टेल्स हिज पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रेंड्स टेल द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडियंस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू गिविंग अ लेक्चरेट और in performing in GD or anything, you're giving a narration during PPDT. सो दिस यूज़ टू हेल्प मी अलॉट कि हॉस्टल में बैठ के सब लोग शाम को बैठ के एक वो कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं एंड लेक्चरेट दे रहे हैं। तो जब कोचिंग में आके हमें लेक्चरेट देने को बोलते थे, सो द सेम ऑडियंस इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, द सेम बैच इज सिटिंग एंड वी जस्ट यूज टू गेट अ टॉपिक एंड देन स्पीक ऑन इट। अब स्टेज फियर का ये क्या है, मेन चीज़ होती है आई कॉन्टैक्ट, यू कांट मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। सो और जब तुम आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो, यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ, तब तुम्हें स्टेज फियर सेट होना अंदर बैठता है, राइट। तो आई कॉन्टैक्ट जब तुम अपने दोस्तों को देख रहे हो और वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो तुम्हारे साथ हॉस्टल में भी रह रहे हैं एंड यू आर फेमिलियर विद देम, सो ट्राई इट एट हॉस्टल ओनली एंड देन ट्राई डूइंग इट एट कोचिंग। कोचिंग में भी काफ़ी मौके मिलते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ऑल्सो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी आते हैं, सो यू गेट टू डू दी एंकरिंग और दी होस्टिंग, सो यू गेट द चांस टू डू दैट।
So never, put your foot back. Always step ahead to do that. So you will get the experience and that stage fear will vanish off itself only. Okay? Aditya, and I'm a student from DGS Foundation batch. So my question is that, like, you have faced the SSB, and one of the term that is used for SSB is the psychology. Like, you used to write the stories and all. What is the preparation for the stories and all? Like, you have practiced some stories on the basis of psychology? Yes. Because psychology is also tested there. Yes, yes. I want to ask that. Okay. So psychology, they say that SSB का बहुत ही prominent part होता है psychology, because it has a fixed level of weightage. And psychology में तुम्हारे जो unconscious mind के traits होते हैं, that come up. The psychologist who is assessing you on the basis of your stories, on the basis of the sentences that you write, so he is basically testing your qualities, the officer-like qualities that you inherit. So ये चीज़ जो होती है, ये तुम्हारे जो सब unconscious mind होता है, इसको बाहर लेकर आता है, because there is a fixed time limit to write those stories. और उस टाइम लिमिट में तुम प्री कंसीव चीज़ें नहीं लिखते हो, जो तुम्हारे दिमाग में नेचुरली आ रहा है वो चीज़ लिखते हो, राइट? सो ये चीज़ तुम तैयार करके नहीं जा सकते, इट इज़ इनहेरिटेड इन यू, बट ऑब्वियसली यू कुड प्रैक्टिस दैट. एंड यहाँ पर कोचिंग में मे इट बी शिशिर सर, मे इट बी बुद्धि राजा सर, दे आर assessors here in coaching. So they have taught us many different tips. When you will clear your written, you will get to experience that also. So they give us many tips and how to improve our stories, how to bring substance in your stories, how to write effective sentences and all that. So ये basically तुम्हारी personality का test होता है वहाँ पे. ये तुम प्री कंसीव करके तैयारी करके जाओगे, बट वहाँ पे एक्चुअली टाइम लिमिट के बाउंडेशन में वो चीज़ नहीं निकल पाती है, प्री कंसीव चीज़ें. एंड साइकोलॉजी इज समथिंग जो तैयार नहीं भी किया जा सकता है, बिकॉज ऐसे भी बोलते हैं कि साइकोलॉजी की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, इट शुड कम आउट नेचुरली. सो यू कुड प्रिपेयर योर माइंड फॉर इट, बट यू कुडंट एक्चुअली प्रिपेयर फॉर इट, बिकॉज जो पिक्चर्स आएगी वो रैंडम होगी, जो वर्ड्स आएंगे वो रैंडम होंगे. सो यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट टू अप्रोच दैट टेस्ट, बिकॉज कहीं पर भी नेगेटिव चीज़ दिखेगी तो द साइकोलॉजिस्ट वुड स्पॉट इट and that goes against you. So you have to prepare your mind in a positive manner, in an optimistic manner, तो ताकि तुम जो stories लिखो that come out as optimistic, and the sentences you write, the situations you react to, that come out as optimistic, and a leader like quality must show in that, right? Well, बैच मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि लाइफ में ऐसा आपने जैसे कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, तो वैसे प्रॉब्लम्स तो आपके साथ बहुत सारे फेस किया होगा, तो वैसे उससे आपने कोप अप कैसे किया? अगर कभी मार्क्स मॉक टेस्ट होते थे उसमें कम आते थे, इसे कैसे आपने कोप अप करा? ओके, सो सी फेलियर्स आर अ पार्ट ऑफ योर जर्नी. तो मेरा भी पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला, बट आई डिडंट गेट इट गेट टू मी, और डिसहार्टन नहीं हुई उस चीज़ से, बिकॉज मुझे पता था कि अभी मेरे पे अटेम्प्ट काफ़ी बचे हैं एंड आई विल क्लियर इट, आई न्यू दैट, बट आई जस्ट नीडेड अ राइट गाइडेंस. सो उसी के लिए आई अप्रोच सेंचुरियन, आई सर्च इन द इंटरनेट, बिकॉज मुझे पता था मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, बाकी आई वुड डू इट if a proper mentor guided me through it. So I got the guidance from here, proper guidance. यहाँ पर mock test भी होते हैं, कम मार्क्स आते हैं कभी कभी mock test में, हमेशा अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते आपके, but I used to make sure कि जैसे मार्क्स आ रहे हैं तो वो थोड़े अच्छे ही आएँ, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं तो it will show in your actual written paper also, because it is obviously mock test है, ये एक्चुअल टेस्ट नहीं है. अगर तुम यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करोगे तुम वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करोगे, बट अगर तुम यहाँ पे कभी कभी नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, डोंट लेट दैट गेट टू यू कि मेरा वहाँ पे भी ख़राब हो जाएगा. अगर कम आ रहा है तो एनालाइज करो. यहाँ पे जब वो बनता है, रिजल्ट बनता है, सो इन द मॉक टेस्ट के रिजल्ट में हर सेक्शन का लिखा रहता है कि कितने मार्क्स तुमने स्कोर करे बायो में या ज्योग्राफी में या केमिस्ट्री में, तो तुम्हें पता है कि कहाँ पर कमी आ रही है, किस वजह से टोटल स्कोर ख़राब हो रहा है. सो उस पर वर्क करो, उस पर तुम वर्क करोगे, और ये जो छोटे मोटे फेलियर है इसको अफेक्ट मत करने दो, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इंसल्टेड और समथिंग, यू आर अमंग योर फ्रेंड्स and your friends are also sometimes they're coming up, sometimes they're coming down in the mock test, right? So work on that, because अभी यहाँ पे mock चल रहा है, वहाँ पे actual paper में अच्छा करके आना है, that is what matters at the end, right? So यहाँ के जो mocks होते हैं, don't let that affect you. Obviously analyze those mocks and work on it, okay? दीदी, मेरा नाम मुस्कान है और मैं पंजाब से हूँ, और मैं सेंचुरियन की तरफ से यहाँ 11th फाउंडेशन बैच में हूँ. और मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने स्क्रीन इन होने के लिए क्या एफर्ट्स लगाए, क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा उस टाइम का, और कैसे हम मतलब वो कर सकते उस पड़ाव को कैसे पार कर सकते, बस वही बताइए. ओके, सो बेसिकली फर्स्ट आई टेल यू अबाउट द प्रोसेस. स्क्रीनिंग हैज़ 3 phases. फर्स्ट इज़ द OIR टेस्ट, दैट इज़ बेसिकली रीजनिंग टेस्ट. सेकेंड इज़ द PPDT, स्टोरी राइटिंग टेस्ट, एंड देन देर इज़ योर नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, राइट? सो जो फर्स्ट चीज़ होती है OIR, इफ़ योर OIR इज़ गुड यू विल perform and you perform good in the PPDT, you will definitely get screened in.
राइट। सो अपना OIR पे वर्क करना है पहली बात तो, उसको टेम्पररी नहीं समझना है, उसको प्राइमरी फोकस लेके चलना है, क्योंकि स्क्रीनिंग इज़ द फर्स्ट एंड प्रोमिनेंट थिंग। अगर स्क्रीनिंग होगी तभी तुम्हें स्टेज मिलेगा अपना GTO का या फिर और बाकी चीज़ें जो तुमने प्रिपेयर करी है वो शो करने का, राइट। सो स्क्रीनिंग के लिए बेसिकली फर्स्ट फोकस ऑन योर OIR। यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिस कराई जाती है, काफ़ी सारे सेट्स हमें प्रैक्टिस कराए जाते हैं। सो जब मैंने भी वहाँ पे OIR टेस्ट दिया, आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, ऑल 80 out of 80 क्वेश्चंस। सो दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू गेन फ्रॉम हेयर बाय प्रैक्टिसिंग द OIR सेट्स हेयर। सो देन कमिंग टू द PPDT में मोस्टली इट इज़ स्टोरी राइटिंग एंड योर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। सो ये ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कहाँ से आते हैं, ये अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो देन ऑब्वियसली इट विल कम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम कहीं पे भी बैठे हो एंड यू आर सीइंग अ सीनैरियो इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर सीइंग अ सीन इन फ्रंट ऑफ यू, मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट। लाइक देयर पीपल आर सिटिंग, सो आई विल मेक अ स्टोरी दैट अ किड इज प्लेइंग एंड आई विल मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट। आई विल ऑब्जर्व द कैरेक्टर्स एंड मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट। सो ये जो लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं जो तुम अपने लाइफ स्टाइल में इनहेरिट करते हो कि बैठे हुए हो तो उसकी स्टोरी बना दो, तो दैट एनहांसेस योर क्रिएटिविटी एंड योर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। तो दैट हेल्प्स अ लॉट इन द PPDT स्टोरी राइटिंग। एंड नरेशन के लिए आई टोल्ड प्रीवियसली ऑल्सो कि लेक्चर 8 का जैसे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा वैसे ही नरेशन में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तुम्हारी स्टोरी जैसी भी बनी हो बस कॉन्फिडेंटली नरेट करनी है, तो ऑब्वियसली द ग्रुप विल लिसन टू यू। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी NDA 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरी डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.